नमस्कार। वाईसीटी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी की क्लासेज ले रहे थे। पिछले क्लासेज में हमने राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों के बारे में, विधायी शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के क्षमादान आदि चीजों पे हमने चर्चा की थी। आज लास्ट लेक्चर हम लोग राष्ट्रपति का पढ़ेंगे और उस लेक्चर में हम राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, संविधान के द्वारा किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आपातकालीन शक्तियां नहीं प्रदान की गई, केवल और केवल भारत के राष्ट्राध्यक्ष को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, किस किस आपातकालीन शक्ति का कितनी बार प्रयोग किया गया है, आपातकालीन शक्तियों में संशोधन कब किया गया है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ राष्ट्रपति का ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जितना पढ़ा हुआ है, जैसे हमने संघ एवं उसका राज क्षेत्र भाग 1 पढ़ा था, भाग 2 में हमने नागरिकता पढ़ लिया था, भाग 3 में हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, भाग 4 में हमने डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज इस पे भी चर्चा कर ली है और भाग 4 का यानी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज इस पे भी हमने चर्चा कर ली है और आज हमने राष्ट्रपति का चैप्टर भी पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये डिस्क्लोज करना चाहता था कि जो भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है, खासकर मौलिक कर्तव्य तक, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से लेके मौलिक कर्तव्य तक आपको एक क्लास में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, जितने क्वेश्चन यहां तक बन सकते हैं, ये जो 5 चैप्टर आपने पढ़ के समाप्त किया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन 5 चैप्टर पे हर चैप्टर से कम 25 से 30 सवाल यानी लगभग 100 से 200 सवाल हम लोग एक लाइव सेशन में हल करेंगे, ताकि जितना आपने पढ़ लिया है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। फिर अगले लाइव सेशन में जैसे राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ के जब हम समाप्त कर लेंगे तो इसके आगे हम लोग उसको भी लाइव करके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन बन सकता है क्वालिटी से, वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस में कराऊंगा। तब आपको कॉन्फिडेंस लगेगा कि हमने जो पढ़ाया है क्या वहीं से सवाल बन रहे हैं या सवाल कहीं और से आ रहे हैं और आप पढ़ कुछ और रहे हैं। तो ये भी जानना जरूरी है, अपने आप को चेक करने का एक बढ़िया मौका होगा आप सबके पास। तो लाइव सेशन जल्द ही उसकी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से और बाकी वीडियो के माध्यम से आपको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। फ्रेंड देखिए, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई वो जानना जरूरी। देखिए, आपातकालीन शक्तियां आपकी कहां से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियों को भारतीय संविधान में क्या किया गया? शामिल किया गया है। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियों को भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसके जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं? तो आपातकालीन जो अनुच्छेद हैं, आपातकालीन अनुच्छेद, ठीक है, कौन कौन से? जैसे 352 से लेकर 360 तक की व्यवस्था इसमें की गई है। तो आपातकालीन अनुच्छेद जो आपके हैं वो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। तो दो महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको लिखाई, पहला यह है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, तो आपातकालीन संबंधित शक्तियां हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है, लेकिन उससे संबंधित जो क्लॉज हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुच्छेदों से ग्रहण किया है। अगर आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए तो भाग 18 में, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की गई है। आपातकालीन व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से लिया है और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए। ये चीजें आपकी कंठस्थ हो गई होंगी। अब देखिए, आपातकालीन शक्तियों में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है। पहली, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, पहला आपातकाल की जो व्यवस्था की गई वो है राष्ट्रीय आपात।
इसके अलावा संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है और वित्तीय आपातकाल। तो इन 3 प्रकार के आपातकालों की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। एक राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, दूसरा प्रकार है संवैधानिक तंत्र की विफलता आर्टिकल 356 के अंतर्गत, और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात किसमें है? 360 में, सीधे अनुच्छेद भी पूछ लेता है। इसके अलावा संवैधानिक तंत्र की विफलता किसमें है? आर्टिकल 356 में। संवैधानिक तंत्र की विफलता भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तीनों चीज अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि 3 प्रकार से आपातकाल की घोषणा होती है। एक आपकी राष्ट्रीय आपातकाल है, एक संवैधानिक तंत्र की विफलता है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। तो भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक फ्रेंड्स, और देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं राष्ट्रीय आपात। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात की चर्चा आपका आर्टिकल 352 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कहां किया गया है? 352 में। इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, ठीक है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, किसकी युद्ध की, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, किसको भैया? राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, क्या समाधान हो जाए? हो जाए कि, ठीक है। अब की के अंतर्गत 3 चीजें हैं, युद्ध है आपका, युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक है, या फिर सशस्त्र विद्रोह। तो फ्रेंड देखिए, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए क्या होना जरूरी है? उसमें अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या यह विश्वास हो जाए कि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी पार्ट में, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसकी युद्ध की, बाह्य आक्रमण की या सशस्त्र विद्रोह, इन 3 चीजों की स्थिति बन गई है, ठीक है। इन 3 चीजों की अगर स्थिति बन गई है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपात की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो इन 3 आधारों पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। इसके पहले ये जो सशस्त्र विद्रोह है, इसके जगह पे आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग पहले होता था, ठीक है। आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग इसके लिए होता था, ठीक है। वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है, लेकिन पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया भैया, ठीक है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 में आपका किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन यानी जनता पार्टी की सरकार थी। उसके पहले इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर इसे लागू किया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी इंदिरा गांधी ने, किस आधार पे? आंतरिक अशांति के आधार पे। इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को हटा दिया गया कि आंतरिक अशांति शब्द के आधार पे अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उसकी जगह पे किस शब्द का प्रयोग किया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो भारतीय संविधान में पहले लिखा था कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति बन रही है, तो इस आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने
25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी, जो कि 21 मार्च 1977 तक चला था। कब किया था? 25 जून 1975 को किया था, और ये आपका कब तक चला था? 1977 तक, 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, 21 मार्च भैया। तो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जो कि 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू रहा था। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती थी, बुरी तरीके से इंदिरा गांधी की चुनाव में हार होती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जनता पार्टी पहला काम करती है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा उन्होंने क्या किया? आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया, कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आप आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं लगा सकते, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा? कोई तानाशाह प्रधानमंत्री रहेगा, जब मन में आएगा भैया आपातकाल की घोषणा कर देंगे, कहेंगे कि राष्ट्रीय आंतरिक अशांति फैल रही है, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। चीजें क्लियर हो गई, इसको हटा दिया गया। ठीक, अब देखिए, ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर जरूर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पे, मंत्रिपरिषद के कहने पे ही करेगा, और इसके लिए जो प्रस्ताव आएगा उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव, वो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव, ठीक है, उद्घोषणा प्रस्ताव दोनों सदनों से, ठीक भैया, किससे? दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। ठीक, तो देखिए, उद्घोषणा संबंधी जो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा, उसका संसद के दोनों सदनों से कितने बहुमत से पास होना जरूरी है? 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इसका पास होना जरूरी है, अन्यथा राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो देखिए, अगर लगाना है तो वर्तमान में इन 3 आधारों पे लगता है, युद्ध के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पे, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। पहले इसकी जगह पे, सशस्त्र विद्रोह की जगह पे आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग होता था, जिसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। चीजें क्लियर? अब ये जो प्रस्ताव आएगा दोनों सदनों में, वहां से 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, नहीं तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, ये एक बार में 6 महीने के लिए होता है। ठीक है, एक बार में 6 महीना के लिए होता है, फिर इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक बार में केवल कितने समय के लिए होती है? 6 महीने के लिए होती है। ठीक, इसको कंठस्थ कर लिए, 6 महीने करते हुए इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितना अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, संविधान इस पे मौन है। ठीक है, संविधान ये नहीं कहता कि 6 महीने करते हुए 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 4 साल तक, 5 साल तक, 8 साल तक, या फिर 10 साल तक। संविधान इस पे मौन है। बस संविधान ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक बार में केवल और केवल 6 महीने तक के लिए ही हो सकती है। इसके बाद इसी तरीके से इसको 6 महीने से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है कि अधिकतम कितने समय के लिए किया सकता है। और यदि लोकसभा भंग हो गई है, तो नई लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर इस प्रस्ताव का पास होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो चुकी है और ये प्रस्ताव जो आया है, तो लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उसके 30 दिन के भीतर, तो लोकसभा के पहली बैठक के, अगर लोकसभा भंग है, नई लोकसभा का गठन होता है, तो लोकसभा के पहली बैठक के 30 दिन के अंदर, ठीक है, इस प्रस्ताव का 2/3 बहुमत से पास होना क्या है? जरूरी है। समझ में आ गई? अब देखिए, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए,
जब भी आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है, ठीक है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है? 352 के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 जो आपका मौलिक अधिकार है यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो क्या हो जाता है? स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 आपका जो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है भैया, स्वतः समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए, अगर जब भी भारत में कभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा या हुआ था तो उसमें क्या होता है? आर्टिकल 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार आपका स्वतः क्या हो जाता है? समाप्त कर लिया जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 359 के द्वारा शेष मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपका आर्टिकल 359 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पर शेष मौलिक अधिकार, ठीक, शेष मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए भैया, इसमें दो चीजें हैं। जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है वो तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, और आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अन्य मौलिक अधिकार भी क्या किए जा सकते हैं? समाप्त किए जा सकते हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई, ठीक है, किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि आर्टिकल 20 व 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 21 में क्या है? आपका जीवन का अधिकार है। ठीक है, और आर्टिकल 20 भी आपने पढ़ा है कि गिरफ्तारी या इसके निरोध से संबंध में जो व्यवस्थाएं की गिरफ्तारी के बारे में वो 20 में दिया गया है। तो भैया ये व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 20 व 21 नहीं समाप्त होगा, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नहीं तो सारे के सारे मौलिक अधिकार पहले समाप्त कर दिए जाते, यानी आपको बिना बताए, बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो अब ये नहीं है, 20 नहीं समाप्त होगा और 21 नहीं समाप्त होगा। आपके जीवन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल में, और ना ही गिरफ्तारी के से जो संरक्षण प्रदान किया गया उसको छीना जा सकता। नहीं तो होता क्या था कि जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी तो जितने भी लोग थे सभी को जेलों में ठूस दिया गया था। किसके कारण? क्योंकि आर्टिकल 20 स्वतः उस समय भी राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो गया था और यह केस भी निलंबित हो गया था। तो उसी से सीख लेते हुए जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो भैया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने यह व्यवस्था की कि आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए चाहे कोई भी आपातकाल आ जाए। व्यक्ति से उसके जीवन के अधिकार को और गिरफ्तारी से जो संरक्षण दिया गया भारतीय संविधान में उसको राष्ट्रीय आपातकाल लगा के आपका छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक शब्द जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के अलावा या उसके जगह पे, आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब तक कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई वो देख लेते हैं। तो भैया अब तक भारत में
जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लगाया गया है? तो अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार लगाया गया है। ठीक है, 3 बार आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, 3 बार। ठीक है, तो 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक, कौन कौन से हैं 3 बार में? पहला, जब आपका चाइना के साथ युद्ध हो रहा था उस समय प्रथम बार आपका राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। कब? 1962 में चीन युद्ध के समय। ठीक है, चीन युद्ध के समय। तो 1962 में चीन युद्ध के समय पहली बार लगाया गया। इसके बाद आपका 1971 में लगाया गया था पाक युद्ध के समय, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी तब लगाया गया था 1971 में। और तीसरा, आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगाया गया? 25 जून 1975 को, जब कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तब लगाया गया था। और यह 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। और इस राष्ट्रीय आपात को किस आधार पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पे। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पे। तो देखिए, अभी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि अगर युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, उस आधार पर लगाया जा सकता है। तो ये दोनों कब लगाए गए? जब युद्ध हो रहा था, चाइना के साथ युद्ध हो रहा था और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था। तो इस आधार पर लगाए गए जो कि संविधान के तहत था, और उस समय संविधान के तहत आंतरिक अशांति भी था। तो उस समय उस क्लॉज का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी जी ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे आपकी इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। आंतरिक अशांति के आधार पे अब कोई भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, अगर गृह युद्ध छिड़ जाए भारत में, आपस में ही युद्ध होने लगे, तब हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे। ठीक है, तो ये किस में है? आर्टिकल 356 में है। भैया, अगर राष्ट्रीय आपात पे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पे कब किया जा सकता है, तो 352 के अंतर्गत। और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे कब लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या राज्यपाल किसी रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को बताए कि उस प्रदेश की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, संविधान में दिए गए उपबंध के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, बल्कि पटरी से उतर गई है। तो अगर किसी राज्य के, ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट मिले या राष्ट्रपति को स्वतः संज्ञान में आ जाए, तो भैया राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पे, राज्यपाल की रिपोर्ट या किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, कि राज्य का शासन किसके अनुसार नहीं चलाया जा रहा है? संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे वहां पे राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकता है और राज्यपाल के माध्यम से वहां का शासन चलाया जाएगा। तो अगर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति अपना शासन चलाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और राष्ट्रपति शासन में
राष्ट्रपति किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से वहां का शासन चलाएगा। राज्यपाल के माध्यम से शासन का संचालन करेंगे भैया, ठीक है, शासन का संचालन। तो जहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा वहां पे राज्यपाल के माध्यम से वहां का शासन चलाया जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? अब इससे संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया है इसका भी दोनों सदनों में 2 महीने के अंदर पारित होना जरूरी है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाएगा इसका भी दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदन में 2 महीने के अंदर 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसका भी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना क्या है? जरूरी है, तभी ये लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा 6 माह के लिए होती है। अधिकतम कितना हो सकता है? 3 वर्ष हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो अधिकतम कितना दिन के लिए लगाया जाएगा? अधिकतम आपका 3 वर्ष के लिए भैया। अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए 6-6 महीने करके बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 6-6 महीने करके क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो 6-6 महीना करते हुए अधिकतम 3 साल तक ये किया जा सकता है। चीजें क्लियर हो गई? लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक तभी होगी, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन लाया गया इसके लिए। कौन सा संशोधन लाया गया? 44वां लाया गया और इसमें कहा गया कि 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब निर्वाचन आयोग ये कह दे कि उस राज्य में अभी चुनाव कराने की स्थिति अनुकूल नहीं है। जब निर्वाचन आयोग लिखित में ये कह देगा तभी 3 साल के लिए लगेगा, नहीं तो 1 वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में नहीं लगाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार की मनमानी को रोकने के लिए भी 44वां संविधान संशोधन किया गया था, क्योंकि इसके माध्यम से अक्सर देखा जाता है कि केंद्र में अगर दूसरे पार्टी की सरकार है, राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो उस राज्य के शासन को परेशान करने के लिए, उस सरकार को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार क्या करती है? वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देती है बिना किसी आधार पे, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन 3 साल के लिए लगा देती थी। 44वें के माध्यम से व्यवस्था की गई कि 1 वर्ष से ज्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। तब लगा सकते हैं 1 वर्ष से ज्यादा जब निर्वाचन आयोग लिखित में ये कह दे कि अभी उस राज्य में चुनाव कराने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जब अनुकूल हो जाएंगी तब चुनाव हो जाएगा, तब जाके आप 1 वर्ष से ज्यादा कर सकते हैं, नहीं तो 1 वर्ष से अधिक आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है, जब हमने राष्ट्रीय आपात पढ़ा था 352, तो उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे। लेकिन जब संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं? निलंबित नहीं होते हैं। केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित होते हैं, बाकी इस तरीके से आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है आपकी? इसके अलावा देखिए जो महत्वपूर्ण बात इसमें और है, जो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसमें संसद अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है अगर राष्ट्रीय आपात लग गया हो। चीजें क्लियर हो गई? अब देखिए इसके अंतर्गत भी प्राप्त हो जाता है, चाहे वहां पे हो चाहे यहां पे, दोनों में आर्टिकल 250 के अंतर्गत, आर्टिकल 250 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पे क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, बजट पेश कर सकती है। राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो संसद आर्टिकल 250 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पे आपका कानून बना सकती है और उस राज्य का बजट या विनियोग विधेयक किसके द्वारा पारित होगा? संसद के द्वारा। तो जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है वहां का जो बजट है या विनियोग विधेयक है वो आपका संसद के द्वारा ही पास किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब देखेंगे हम लोग
अगला आपका है वित्तीय आपात के बारे में। वित्तीय आपात, अब देखिए वित्तीय आपात की घोषणा किस में बताई गई है? 356 में। आज तक एक बार भी, ठीक है, एक बार भी आपका वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो भारत में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। अब देखिए वित्तीय आपात संबंधी जो प्रस्ताव है वो 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन के साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। ठीक है, इसमें दोनों में अब तक आप पढ़ते थे राष्ट्रपति शासन में और राष्ट्रीय आपात में, वहां पे 2/3 बहुमत से, लेकिन यहां पे क्या है, इसका क्या है, साधारण बहुमत से पास हो जाए, साधारण बहुमत से। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है। बाकी दोनों में 2/3 बहुमत से और यहाँ पे क्या है, साधारण बहुमत के माध्यम से। तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 360 के अंतर्गत बताया गया कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब हो सकती है, और उसके लिए दोनों सदनों में 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव का पास होना जरूरी है। तो आज हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती है, तीनों आपातकालीन शक्तियां हमने पढ़ लिया है। देखिए ये राष्ट्रीय आपात भी हमने पढ़ लिया, संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन भी पढ़ लिया, और वित्तीय आपात, इन तीनों के बारे में आज हमने विस्तृत रूप से डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ आपका राष्ट्रपति का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद किसी भी लाइव सेशन में हम लोग जो पिछले के 5 चैप्टर पढ़े हैं उस पे जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं पिछले एग्जाम में आए हुए, उन सारे क्वेश्चनों को मैं आप सबको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप ये जान सकें, अपने आप को परख सकें, जांच सकें कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है एग्जाम में सवाल वहीं से बनते हैं या कहीं और से आते हैं। ठीक है, तो आपका एक भ्रम भी दूर हो जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में टकराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कोई और वीडियो नहीं देखा, आज पहली बार आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो अगला लेक्चर जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।